नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। आप देख रहे हैं डिफेंस टॉक। भारत में विचारधारा की लड़ाई वैसे तो 1000 साल से भी ज्यादा समय से चल रही है, लेकिन अंग्रेजों से आजादी के संघर्ष के दौरान यह खूब पनपी। दरअसल आजादी से पहले भारत में दो वैचारिक ध्रुवों के बीच संघर्ष शुरू हो गया था और इस संघर्ष की शताब्दी 2025 में पूरी हो गई। 2025 में इस संघर्ष के 100 साल पूरे होने पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। ये दोनों विचारधाराएं भारत में एक ही समय में शुरू हुई और एक ही समय में भारतीय समाज के बीच इन्होंने काम करना शुरू किया। इन 100 सालों में इनकी प्रगति कैसी रही और आज की तारीख में इनकी स्थिति कैसी है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सन 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। यह एक विचारधारा थी जो भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारतीय समाज की जड़ों से जुड़ी हुई थी। और दूसरी विचारधारा की शुरुआत 1920 में हुई। ताशकंद में एम.एन. रॉय, मोहम्मद अली और एम.पी.टी. आचार्य, इन तीन लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया। इस संगठन का नामकरण भारत में नहीं, ताशकंद में किया गया और पार्टी का नाम रखा गया भारत की कम्युनिस्ट पार्टी। तो आप समझ सकते हैं कि नामकरण से ही इस पार्टी ने खुद को भारत के साथ नहीं जोड़ा। मतलब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नाम नहीं रखा गया, बल्कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी नाम रखा गया, जिसे अंग्रेजी में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई कहा जाता है। ताशकंद से इस पार्टी के सफर की शुरुआत हुई। सन 1925 में कानपुर में एक सम्मेलन हुआ जिसमें जितने भी विभिन्न वामपंथी संगठन थे उन सबकी सामूहिक बैठक हुई और इन संगठनों का विलय करके सीपीआई का औपचारिक गठन हुआ। अब ये दोनों विचारधाराएं साथ साथ समानांतर रूप से भारतीय समाज में काम करने लगी। कम्युनिस्ट पार्टी की पूरी विचारधारा पश्चिम और सोवियत संघ से इंपोर्ट की हुई थी, जिसका भारतीय समाज के बीच में काम करने की ना तो रुचि थी और ना ही उसका वैचारिक आधार था। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत के समाज को कभी भारतीय के रूप में या भारत की दृष्टि से नहीं देखा। उन्होंने भारत के समाज को दो वर्गों, मतलब अमीर और गरीब में विभाजित करके देखा। बाकी सब बातें उनके लिए गॉड थी। दूसरी चीज ये कि भारतीय समाज जो है वो धर्म, संस्कृति और परंपरा की धुरी के इर्द गिर्द चलता है, लेकिन कम्युनिस्टों ने धर्म को अफीम बता दिया, जो उनकी सबसे बड़ी भूल थी। तीसरी चीज ये थी कि उन्होंने सामाजिक सच्चाई को इग्नोर किया। मतलब भारत में जो वर्ण व्यवस्था, भारत में जाति व्यवस्था, यह समाज की सच्चाई है जिसको कम्युनिस्ट पार्टी ने कभी स्वीकार नहीं किया। चौथी बात यह हुई कि उन्होंने जो मॉडल चुना अपनी विचारधारा को नीचे तक ले जाने का, वो टॉप डाउन मॉडल था। मतलब हम ऊपर से विचारधारा को थोपेंगे, वो नीचे तक अपने आप पहुंच जाएगी। इसके ठीक उलट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जमीन पर काम करना बेहतर समझा। समाज के लोगों से जुड़कर, आम लोगों की जो समस्या है उससे जुड़कर समाज को संगठित करने का काम किया। कम्युनिस्ट पार्टी ने समाज को विघटित करने का काम किया। 1967 में नक्सलबाड़ी आंदोलन शुरू हुआ तो इसका एक धड़ा सीपीआई एमएल, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी लेनिनवादी, जिसकी विचारधारा यह थी कि सत्ता बंदूक की नली से आती है। सशस्त्र विद्रोह इनका उद्देश्य था। भारत के संविधान को, भारत के कानून को ना मानना इनका घोषित उद्देश्य था। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस टाइप का कुछ करने का सोचा भी नहीं। सन 1951 से 52 का जो पहला लोकसभा चुनाव हुआ उसमें सीपीआई नंबर 2 की पार्टी बनी। उसमें पहले गांधी जी की हत्या के झूठे आरोप में संघ को आरोपी बनाकर उस पर प्रतिबंध लगाया गया। उसके बाद भी 2 बार संघ पर प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। जो पार्टी वैचारिक रूप से इस देश के संविधान में विश्वास नहीं करती हो, जो हिंसा की राजनीति में विश्वास करती थी और करती है, उस पार्टी पर कभी भारत में आजादी से पहले या आजादी के बाद प्रतिबंध नहीं लगा। लेकिन संघ पर जितनी बार प्रतिबंध लगा, संघ उतना निखर कर सामने आया, क्योंकि संघ का जुड़ाव समाज से था, जमीन से था, इसलिए उसकी जड़ें गहरी थी। सीपीआई जो है वामपंथी विचारधारा है, वो सोवियत संघ और पश्चिम की विचारधारा से निकली। वहां का जो मजदूर का संघर्ष था उससे निकली हुई विचारधारा थी। जो चर्च और राज्य का संघर्ष था उससे निकली हुई वो विचारधारा थी। इसलिए सीपीआई वाले भारतीय संस्कृति को उस संदर्भ में कभी समझ ही नहीं पाए, सही संदर्भ में कभी समझ नहीं पाए, और अगर समझा भी हो तो स्वीकार नहीं कर पाए। तो ये दोनों विचारधाराएं पैरेलल रूप से चलती रहीं। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की पहली राज्य सरकार केरल में 1951 में बनी। भारतीय जनसंघ की पहली सरकार लंबे समय के बाद जब जनता पार्टी बनी, या फिर उससे पहले जब कोलिएशन की सरकारें बनी तो गठबंधन के रूप में बनी। भारतीय जनसंघ की अलग से अकेले में सरकार कभी नहीं बनी। 1977 में जनता पार्टी के घटक के रूप में उसकी सरकारें बनी और उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ।
पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, केरल, ये 3 गढ़ थे कम्युनिस्ट पार्टी के। पश्चिम बंगाल में लगातार बिना किसी रुकावट के 34 साल तक लेफ्ट पार्टीज की सरकार रही, लेफ्ट गठबंधन की सरकार रही। किसी भी राजनीतिक दल के लिए, किसी भी विचारधारा के लिए एक इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट का मॉडल विकसित करने के लिए इतना लंबा समय बहुत बड़ा समय माना जाता है। लेकिन हुआ क्या? आज से 60 साल पहले पश्चिम बंगाल देश का तीसरा सबसे धनी राज्य था और आज पश्चिम बंगाल कहाँ है? आप सोच सकते हैं, सैकड़ों इंडस्ट्रीज पश्चिम बंगाल से पलायन कर गई। मैं आपको सरदार पटेल से जुड़ा एक किस्सा सुनाता हूँ। आजादी के बाद मुंबई पोस्ट ट्रस्ट पर कम्युनिस्टों का जो मजदूर संगठन था उसने हड़ताल कर दी। उस समय देश में फूड क्राइसिस चल रहा था। सरदार पटेल ने कहा कि जब अंग्रेज थे तब आप कहते थे कि हड़ताल नहीं होनी चाहिए, लगातार काम होना चाहिए और ज्यादा काम होना चाहिए, ज्यादा उत्पादन भी होना चाहिए, ज्यादा उत्पादन देश के हित में है। और अब जब आजादी मिल गई, देश में अपनी सरकार है, तो आप उत्पादन ठप कर रहे हैं। तो आप लोग किसके हित में काम कर रहे हैं? पिछले 100 सालों से कम्युनिस्ट पार्टी ने बस यही काम किया, हड़ताल और आर्थिक विकास को अवरुद्ध करना। कम्युनिस्ट पार्टी का यह सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया। 1967 में नक्सलवाड़ी आंदोलन शुरू हुआ और कम्युनिस्टों की एक अलग विचारधारा बनी जो सशस्त्र विद्रोह में विश्वास करती थी। CPI-ML, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी लेनिनवादी। फिर उसमें कई धड़े बने और आखिर में जाकर एक नई पार्टी बनी जिसका नाम था CPI माओवादी। उससे पहले इनके साथ क्या हुआ कि सोवियत संघ और चीन जो हैं, ये दोनों कम्युनिस्ट देश थे। एक समय दोनों में जब संघर्ष शुरू हुआ तो उसका असर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी पर भी पड़ा। 1964 में भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टी है CPI, इसमें विभाजन हो गया। इससे एक धड़ा निकलकर CPM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी बना और यह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी धीरे धीरे दूसरे जो धड़ थे उनसे बड़ी होती गई और CPI जो थी, जो कि ओरिजिनल पार्टी थी, वह छोटी हो गई और इसका सामाजिक विस्तार जो था वो भी सिकुड़ता चला गया। अब यहां समझने वाली बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश को एक सांस्कृतिक इकाई मानता था, जबकि जितनी भी कम्युनिस्ट पार्टियों के जो धड़े थे वो भारत को भौगोलिक इकाई मानते थे। इसलिए संघ ने हमेशा देश की संस्कृति से जुड़ने और जोड़ने का काम किया, समाज को संगठित करने का काम किया। उनका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं था, सत्ता उनके लिए मात्र साधन थी। लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उनकी विचारधारा थी, उनका मानना था कि सत्ता पर और संस्थानों पर कब्जा करके आप समाज को बदल सकते हैं। उनकी ये विचारधारा और उनकी जो ये सोच थी लगातार गलत साबित होती रही। भारत का मतदाता लगातार बताता रहा कि आपकी सोच गलत है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने कभी अपनी विचारधारा पर आत्ममंथन करने या अपने को सुधारने की पहल या कोशिश नहीं करी। वे उसी रास्ते पर चलते रहे। सबसे बड़ी सफलता लेफ्ट गठबंधन को लोकसभा चुनाव में 2004 में मिली, जब उनको 59 सीट्स मिली थी। उसके बाद 2019 में घटकर पूरे देश में इनके सिर्फ 5 सांसद रह गए। इस बार 2024 में क्योंकि बीजेपी सरकार जो थी वो कमजोर थी, तो लेफ्ट पार्टीज के सांसद 8 हो गए थे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार 3 बार से केंद्र में है, 303 सीटों का विशाल नंबर छू चुकी है। 2024 में इनकी सीटें थोड़ी कम हो गईं, तब भी 240 सीटें हैं। तो 1991 के बाद से यानी लगभग 35 सालों में यह है भारतीय जनता पार्टी के विकास की गाथा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भारतीय समाज की जड़ों से जुड़ी हुई थी। उनके बीच में रहकर संघ के स्वयंसेवकों ने काम किया। कोई भी प्राकृतिक आपदा आई हो या कोई राष्ट्रीय आपदा आई हो, युद्ध का समय हो, हर मौके पर संघ के स्वयंसेवक जो हैं वो सेवा के लिए तैयार रहते थे। उसके बदले में उन्होंने सरकार से, जो भी सरकार रही हो उस समय, कुछ नहीं मांगा कि भाई हमने मदद करी है तो इसके बदले में हमको ये चीज मिलनी चाहिए। तो इन 100 सालों की यात्रा में वामपंथ जो है वो सामाजिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर चला गया है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 3 प्रतिबंधों के बावजूद आज अपने शिखर पर है। RSS दुनिया का सबसे बड़ा NGO है। सेवा के क्षेत्र में काम करने वाला दुनिया में इससे बड़ा कोई संगठन नहीं है और उसका प्रभाव शहर और गांव और शहर के हर हिस्से में है और समाज के हर वर्ग में है। कहीं थोड़ा ज्यादा है तो कहीं थोड़ा कम है, लेकिन संघ ने हमेशा पिछले 100 सालों में हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की। उस वर्ग तक भी कोशिश की जो उसका घोर विरोधी है, जिसके बारे में उसको मालूम है कि ये हमारा समर्थन नहीं करेंगे, फिर भी उन तक पहुंचने की कोशिश की, उनको समझाने की कोशिश की, अपनी विचारधारा समझाने की कोशिश की।
भारतीय समाज का जो मानस है वह समझाने की कोशिश की। तो कम्युनिस्ट पार्टी का यह हाल इसलिए हुआ कि वो भारतीय समाज का मानस नहीं समझ पाए। वो एक इम्पोर्टेड विचारधारा को लेकर चले और उसमें कभी सुधार करने की कोशिश नहीं की। हार पर हार मिलती रही, लेकिन उन्होंने मंथन करने या पुनर्विचार करने की कोई कोशिश नहीं करी। वामपंथी दलों ने इस बात पर विचार ही नहीं किया कि भारत में धर्म समाज को जोड़ने का जरिया है। यह धर्म ही है जिसने इतने लंबे समय तक इस संस्कृति को जीवित रखा है। दुनिया से बड़ी बड़ी जो सभ्यताएं थी वो खत्म हो गई, लेकिन सनातन संस्कृति खत्म नहीं हुई, क्योंकि सनातन संस्कृति ने समाज को जोड़ा, समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, समाज के विकास का काम किया। लेकिन एक मैटर ऐसा है जिसमें संघ कम्युनिस्ट पार्टियों से पीछे पिछड़ गया है, और वो है नैरेटिव गढ़ने की ताकत। क्योंकि यह विचारधारा विदेशी है तो इसके समर्थक जो हैं वो विदेशों में भी हैं, बल्कि विदेशों में समर्थक ज्यादा हैं। 1967 के लोकसभा चुनाव के बाद जब इंदिरा गांधी कमजोर हुई और 1969 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ और कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ गई, तो कांग्रेस को सीपीआई का समर्थन लेना पड़ा। इस घटना के बाद वामपंथियों ने जितने शिक्षण संस्थान थे उन पर कब्जा कर लिया। उनका नतीजा यह हुआ कि नैरेटिव उनके हाथ में आ गया, और नैरेटिव में उन्होंने भारतीय विचारधारा, भारतीय संस्कृति जो थी उसको उभरने नहीं दिया। भारतीय संस्कृति को बताया कि यह घटिया है, जो पश्चिम की संस्कृति है वह बेहतर है। वामपंथियों ने कहा कि हम प्रगतिशील हैं, और भारत के लोगों से कहा कि तुम पिछड़े हुए हो, तुम्हारी सोच दकियानूसी है, तुम्हारी सोच साइंटिफिक टेम्परामेंट के खिलाफ है, तुम्हारी संस्कृति जो है वो साइंटिफिक टेम्परामेंट के खिलाफ है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का कोई भी नेता दुनिया के किसी भी देश में हो, वो एक बात नहीं बता सकता कि साइंटिफिक टेम्परामेंट के मामले में इस्लाम कहां खड़ा है। इस्लाम की कौन सी ऐसी बात है जो साइंटिफिक टेम्परामेंट के अनुकूल है, और सनातन संस्कृति की कौन सी ऐसी बात है जो साइंटिफिक टेम्परामेंट के खिलाफ है। इस बात को कम्युनिस्ट पार्टियों ने कभी भी समझाने की कोशिश नहीं की और ना समझने की कोशिश की। उनको लगा कि हम जो बताएंगे वही लोग मानेंगे और उसी को लोग समझेंगे, और भारत के लोग बोलते रहे कि आप गलत बता रहे हैं, हम आपकी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। और आज इन वामपंथियों की हालत यह है कि 34 साल तक लगातार पश्चिम बंगाल में सत्ता में रहने के बाद आज विधानसभा में सभी कम्युनिस्ट पार्टियों का एक भी विधायक नहीं है। त्रिपुरा में 2018 में जब भाजपा ने लेफ्ट पार्टीज को सत्ता से उखाड़ फेंका, तब से वो बाहर ही हैं, हाशिए पर चले गए हैं। त्रिपुरा मोथा जो वहां की लोकल पार्टी है, जो जनजातीय लोगों से बनी है, वह इन कम्युनिस्ट पार्टियों से बड़ी पार्टी बन चुकी है। तो कांग्रेस हो या लेफ्ट पार्टीज हो, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा दोनों राज्यों से उनका लगभग सफाया हो चुका है। पश्चिम बंगाल जैसा त्रिपुरा में नहीं हुआ, लेकिन वहां भी कम्युनिस्ट जो है वो हाशिए पर हैं। केवल एक राज्य बचा है केरल, जहां पिनराई विजयन के सामने एंटी इनकम्बेंसी मुंह फाड़े खड़ी है, जो 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, तीसरी बार बनेंगे इसमें आशंका है। लेकिन केरल में कांग्रेस के अंदर जितना झगड़ा चल रहा है उसके कारण हो सकता है पिनराई विजयन को तीसरा मौका मिल जाए। लेकिन एक बात यहां जानना जरूरी है कि पिनराई विजयन को सीपीएम पार्टी मानना गलत होगा। क्यों? क्योंकि केरल में जो कम्युनिस्ट पार्टी है वह पिनराई विजयन की पार्टी है, सीपीएम की पार्टी नहीं है। ये सीपीएम जो है वो पिनराई विजयन की पॉकेट ऑर्गेनाइजेशन है, वहां सिर्फ पिनराई जो विजय है उनकी चलती है। तो ये जो 2 विचारधाराएं इतिहास में एक साथ एक समय में शुरू हुई, जिसमें सीपीआई को ऑलरेडी बढ़त हासिल थी, चाहे राजनीतिक दृष्टि से हो या सामाजिक दृष्टि से। सीपीआई ने अपनी राजनीति का मुद्दा यह बनाया कि वह मजदूरों के लिए संघर्ष करती है, वह धनवान लोगों और जमींदारों और राजाओं के खिलाफ है। सुनने में ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन भारत के लोग इस दृष्टि से नहीं सोचते। लेफ्ट पार्टीज का जो मॉडल था वह लोगों को स्वीकार नहीं था। लोगों ने 34 साल तक पश्चिम बंगाल में देखा, लेफ्ट पार्टीज ने पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिया। उधर दूसरी तरफ 100 साल बाद आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो देश के हर कोने में है, दुनिया में उसकी चर्चा है। कुछ लोग संघ की आलोचना भी करते हैं, खासतौर से जो नैरेटिव बनाने वाला तबका है उसको संघ से सबसे ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है, क्योंकि अब संघ की विचारधारा के लोगों ने भी नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय समर्थन होने के बावजूद वामपंथी विचारधारा का नैरेटिव बनाने की लेफ्ट पार्टीज की जो शक्ति है धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। धीरे धीरे वो जितनी कमजोर हो रही है, शायद अगले कुछ सालों में वह बिल्कुल हाशिए पर ना चली जाए। अभी भी उनकी स्थिति लगातार खराब हो रही है, नैरेटिव में रोज मार खा रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल फंडिंग और खासतौर से इस वजह से कि कम्युनिस्टों ने अपना साथी किसको बनाया, जिहादियों को, मुसलमानों को। जहां जहां जिहाद मिलेगा वहां कम्युनिस्ट पार्टी मिलेगी। कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया में सबसे बड़ी पैरोकार है जिहादी मुसलमानों की,
और उनकी सबसे बड़ी रक्षक भी है। वो चाहे अदालत हो, समाज हो या कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह वो उनके लिए कवर फायर का काम करते हैं, उनकी ओर से लड़ाई लड़ते हैं और यह बताने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम बढ़िया है, सनातन धर्म जो है वो खराब है। लेकिन भारत देश के लोग कह रहे हैं कि आप लोग गलत बोल रहे हैं, आपकी बात हम मानने को तैयार नहीं है। लेकिन यह बात कम्युनिस्ट पार्टी के नेता समझने को तैयार नहीं है, इसलिए वो हाशिए पर पहुंच गए हैं। समाज में या राजनीति में इनकी कोई चर्चा करने वाला नहीं होगा। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और कम्युनिस्टों की विचारधारा को लेकर यह चर्चा आप लोगों को कैसी लगी, ये कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। आपसे अनुरोध है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। जय हिंद।